प्रीवियस क्लास हम लोग इस क्वेश्चन के साथ पढ़ाई का ख़त्म किए थे। क्वेश्चन था कि कोई एक यूनिफॉर्म बार है जिसका लेंथ L है। A is the midpoint. The bar is rotated about point O with some angular velocity. In an axial magnetic field, there is a magnetic field which is perpendicular to the plane of rotation or along the axis. Obviously इसमें EMF होगा। पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ EMF, जो EMF इंड्यूस होगा उसका रेशियो अक्रॉस OA, A क्या मिड पॉइंट, टू OA टू दैट अक्रॉस AB, ऐसे करके पूछा गया था। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट EMF ड्रॉप। बस एक दो क्वेश्चन ही करना है, थोड़ा मैं आपको समझा के करूं। दो मेथड में करते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा याद रख लेना। फर्स्ट मेथड, इन वन रिवॉल्यूशन व्हाट इज द टाइम टेकन, यू से इट इज t or 2 pi by omega, or you say it is t। एक रिवॉल्यूशन का टाइम है t। डेल्टा फाई 1 फ्लक्स कट बाय OA, डेल्टा फाई 2 फ्लक्स कट बाय AB। Now EMF across OA is delta phi across OA by 10 and EMF across AB is delta phi 2 by T। अब EMF का रेशियो पूछा है, वो तो कोई भी बता सकता है। रेशियो ऑफ EMF T तो दोनों के लिए बराबर है, जब तक OA एक बार घूम के आएगा AB भी एक बार घूम के आएगा। अच्छा, तो पता चला EMF across OA by EMF across AB is delta phi 1 by T, delta phi 2 by T, T कैंसिल हो गया, डेल्टा फाई 1 और डेल्टा फाई 2। हाँ, और डेल्टा फाई 1 क्या है, B इंटू नॉर्मल एरिया। सोचो कि ये जो बार है, ये बार घूम रहा है, A मिड पॉइंट है। एक बार घूमने में OA कितना फ्लक्स कट करेगा, इसके अंदर से जाता हुआ सारा फ्लक्स को कट करेगा। नहीं, OA विल कट ऑल द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस जोन। एंड ये O है, ये A है, AB कितना फ्लक्स कट करेगा, इट विल कट ऑल द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस जोन। आपको समझ में आ रहा होगा, ये जोन से जाता हुआ सारा फ्लक्स को AB कट करेगा। बस डेल्टा फाई 1 क्या लिखेंगे, इट इज B इंटू, सॉरी, डेल्टा फाई 1 क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे B इंटू ये वाला एरिया, कॉल इट A1, ये एरिया A2 है, बाय B इंटू A2। B तो कैंसिल हो गया, A1 बाई A2। A1 कितना है, पाई L बाई 2 का स्क्वायर, अगर पूरा लेंथ L है तो। A2 कितना है, दिस फुल एरिया माइनस दिस एरिया, पाई L स्क्वायर माइनस पाई L बाई 2 का स्क्वायर, which is 1/3। क्या बात समझ में आया? यस सर। इजी था लेकिन थोड़ा लंबा लिखना था। दूसरा तरीका, लेट मी टेल यू द सेकंड मेथड, शायद ये आपको ज्यादा आसान लगेगा और अच्छा लगेगा। ये है बार, ये है पॉइंट A, ये O, ये B, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये घूम रहा है। नाउ सीधे सीधे EMF across OA
It is a bar of length L/2 rotating with an angular velocity omega. तो EMF होगा हाफ BL² ओमेगा, L के जगह L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। EMF अक्रॉस OB मतलब पूरे बार में हाफ BL² ओमेगा। क्या बात समझ में आया? अब OA में कुछ EMF हो रहा है, AB में भी कुछ EMF हो रहा है, और ये आपको क्या मालूम है? ये EMF अक्रॉस OA मालूम है और अक्रॉस OB मालूम है, पूरा मालूम है। तो ये पूरे से इसको माइनस कर दोगे तो ये नहीं मिल जाएगा। तो आप कहोगे EMF अक्रॉस AB इज EMF अक्रॉस OB माइनस EMF अक्रॉस OA, that is half BL² ओमेगा minus half BL/2 का स्क्वायर into ओमेगा, so it is coming out to be 3 times half BL² ओमेगा। Now you find the ratio. 3 times हुआ क्या? नहीं, 3 times तो नहीं हुआ। L/4 3/4 3/8 3/8 times 3/8 times. Now see the ratio. EMF across OA to EMF across AB is equal to 1:3. ऐसे भी सोच सकते थे। क्या मैं समझा पाया? Yes. पूरा का EMF मालूम है, OB में जो होता है, इतने में क्या होता है मालूम है, तो पूरे से इसको माइनस कर दो, बाकी EMF मिल जाएगा, है कि नहीं? फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देखे थे। दूसरा क्वेश्चन था कि हियर इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड B। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई एक यूनिफॉर्म बार है, O इज द पॉइंट, OA है L/3, OB है 2L/3, ये बार घूम रहा है। पूछा है VB माइनस VA निकाल। VB माइनस VA निकालने के लिए चलो पहले हम निकालते हैं EMF अक्रॉस OB, हाफ B लेंथ कितना है 2L/3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। EMF अक्रॉस OA इज हाफ BL/3 का स्क्वायर ओमेगा। लेकिन थोड़ा सोचना है, सोचो OB के बारे में। जो OB है इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो ये ऐसे भाग रहा है। तो सोचो B ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज नीचे भाग रहा है तो फोर्स इधर को आएगा, दिस एंड विल बी पॉजिटिव। मतलब OB का जो EMF है वो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया OB का EMF ऑफ OB। अब ये OB जैसे भाग रहा है, OA उल्टा भाग रहा है। सोचो कि इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर भाग रहा है, B ऐसा है पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है तो फोर्स इधर को आएगा। मतलब इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो दिखने में कुछ इस किस्म का होगा, दिस विल बी EMF अक्रॉस OA। अब ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, VB माइनस VA निकालना है। तो VB माइनस VA क्या हो गया, द वाटर मूविंग फ्रॉम A टू B, तो ये लॉस करोगे ये गेन करोगे। इट इज EMF अक्रॉस OB माइनस EMF अक्रॉस OA। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, ये क्वेश्चन को करते हैं। हियर इज ए रेल और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है R, यहाँ पे कोई एक वायर है और ये डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है L। ये वायर इधर v वेलोसिटी में भाग रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करेंट इन R। अब ये बार अगर भागेगा इसमें EMF होगा। तो बिफोर गोइंग फॉर करंट में थोड़ा इसको और फैला के लिखना चाहता हूं। फाइंड EMF
induced in AB, ठीक है, ये बीट नंबर 1, बीट नंबर 2 है। आउट ऑफ A and B, which point is at higher potential? Bit number 3, what is direction of current? Direction of current in AB. Bit number 4, what is magnitude of current? I hope you understand the question from the figure. Here is a thin conducting bar of length L named AB sliding on the rails. The rail ends are joined by a resistance R, and here is a magnetic field. ऐसा पहले पूछा कि बताओ कि AB में क्या EMF होगा। बारी बारी से करते हैं। ये कोई बार है लेंथ L का, B वेलोसिटी में जाता है, EMF होता है BLV sin थीटा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड V, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि B एंड V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपको इतना समझा के लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बीट नंबर 1, सॉल्यूशन, EMF across AB is BLV, खत्म कहानी। अब आपको बताना है, वैसे भी गोलोक भाई साहब सामने बैठे, A और B में से कौन हायर पोटेंशियल में होगा। सोचो इसके अंदर की कोई पॉजिटिव चार्ज, ये इधर भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फोर्स इसके ऊपर ऊपर की तरफ आएगा, ऑब्वियसली ये A will be out of A and B, which one will be at higher potential? A will be at higher potential, तो क्या लिखेंगे हम लोग, VA will be more than VB। बीट नंबर 3, अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस लगा है तो करंट तो फ्लो करेगा। क्वेश्चन पूछा है करंट फ्लो करेगा, तो ये वायर AB में करंट किस डायरेक्शन में होगा, A to B होगा कि B to A होगा, कितना सिंपल है, किस डायरेक्शन में होगा, B to A, B to A होगा। ये बताने वाले को दिमाग वाला कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये बैटरी है, बैटरी में तो करंट ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, ये EMF है, ध्यान रहे, द करंट विल बी B to A, आंसर हुआ B to A। अक्सर लोग ये हायर है ये लोअर है तो हायर से लोअर पोटेंशियल होगा बोल देते हैं, जो कि गलत है। बहुत बढ़िया सोच रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। बीट नंबर 4, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब हमें मालूम चल गया कि ये जो हमारा वायर है ये है सेम एज ए वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस लगा है, तो EMF बाय रेजिस्टेंस करंट हो जाएगा EMF बाय रेजिस्टेंस, दैट इज BLV बाय R। बहुत बढ़िया बताया आपको। क्या सबको समझ में आया? ठीक है। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, इसमें क्या होता था कि कंडक्टर स्टेशनरी था, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था, तो यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करने वाला हूँ, फाई लूप यूज करूंगा इस टर्म को। फाई लूप मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड लूप। ई लूप EMF induced in the loop। R loop रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ये सारे टर्म हम बार बार यूज करेंगे। और फाई लूप का मतलब क्या हुआ, क्या फ्लक्स जा रहा है। जैसे सपोज
हम कहेंगे कोई एक सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप का ये है एक्सिस। सपोजिंग ये सर्कुलर लूप का रेडियस r है और पता चला कि द मैग्नेटिक फील्ड हियर इज समवॉट इन दिस डायरेक्शन। सपोज ये एंगल थीटा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। क्या कोई मेरा मदद करेगा बताने में व्हाट इज फाई लूप, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट है, एक बी साइन थीटा एक बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, नो फ्लक्स पासेस थ्रू। ड्यू टू बी कॉस थीटा ओनली फ्लक्स इज पासिंग। तो क्या कहेंगे, इट इज बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड टू एरिया ऑफ द लूप। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इट इज फाई लूप। ई लूप क्या है, पहले भी हम लोग देखे हैं। ई लूप क्या है, जब करंट नेटवर्क चैप्टर पढ़ रहे थे, लूप ईएमएफ। कोई एक सर्किट में अगर ऐसा एक बैटरी लगा है, ऐसा एक बैटरी लगा है, ऐसा एक रेजिस्टेंस है और पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। सपोज ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। आपको याद होगा हम लोग पहले निकालते थे लूप ईएमएफ। क्या था, इट वाज द ईएमएफ गेन इन द कंप्लीट लूप मूविंग कंप्लीटली वंस थ्रू द लूप। अगर एक बार में ऐसे घूम के आता हूँ, कितना ईएमएफ गेन कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट गेन किया, यहाँ पर लॉस किया, 10 वोल्ट गेन किया, 12 वोल्ट गेन किया, 8 वोल्ट लॉस किया, ये हो गया लूप ईएमएफ। ऐसे हम लोग पहले समझे थे और वो सही है, अभी भी यही डेफिनेशन कायम है। बट इन एडिशन टू दैट हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी देखना है। क्या है, ये जो लूप ईएमएफ है, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, डी फाई लूप बाय dt बाय फारेडेस लॉ। लूप ईएमएफ क्या है, डी फाई लूप बाय dt। तो किसी लूप में मान लो कि कोई क्लोज लूप है, कितना ईएमएफ है जानने के लिए या तो उसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल दो, या फिर एक बार इसे घूम लो, देखो कितना ईएमएफ गेन कर रहे हो। दोनों तरीके से आप लूप ईएमएफ निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, थोड़ा जो चीजें समझ में आया इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा हम इसको एक दो क्वेश्चन देखना चाहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोजिंग हियर इज ए सर्कुलर लूप, here is a magnetic field and here is given the radius of the loop। ध्यान से देखना बेटा, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आएंगे। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर सोन ये जो B है वो क्या है, अल्फा t प्लस बीटा। मान लो कि वेरिएबल है, समय के साथ बदल रहा है। फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन लूप, ये लूप में कितना EMF होगा। तो सिंपल सा है, लूप EMF का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, डी फाई लूप बाई dt। चलिए कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से क्या फ्लक्स जा रहा है पता करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ ऐसे करेंगे, पहले निकालेंगे लूप फ्लक्स और फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप कितना है, इट इज एरिया ऑफ द लूप मल्टीप्लाइड टू बी, और b कितना है, अल्फा t प्लस बीटा, सो इट इज पाई आर स्क्वायर अल्फा t प्लस पाई आर स्क्वायर बीटा। नाउ व्हाट इज द EMF? EMF इज रेट ऑफ चेंज इन लूप फ्लक्स। डिफरेंशिएट करें तो ये तो कांस्टेंट है, सारे जीरो हो गए, मिलेगा पाई आर स्क्वायर अल्फा। सो द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज पाई आर स्क्वायर अल्फा। मतलब इस लूप में अगर आप एक बार घूम के आओगे कितना EMF गेन करोगे, पाई आर स्क्वायर अल्फा। किसी को कुछ कहना है, पूछना है? ठीक, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सारे बोर्ड का। अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आता है बार बार। ए फ्लक्स ऑफ 20 मिलीवेबर was
reversed through a loop in 60 millisecond. Find loop EMF, मतलब EMF कितना इंड्यूस हुआ बताओ, ऐसा करके। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 20 मिलीवेबर का फ्लक्स को किसी लूप में रिवर्स कर दिया गया, मतलब वो मान लो कि ऐसा कोई लूप है, पहले फ्लक्स ऐसे जाता था, फिर हम क्या किए, फ्लक्स को उल्टा कर दिए, मतलब फ्लक्स ऐसे आने लगा। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, कोई लूप है, कोई नॉर्थ पोल को ऐसे पास रखो तो फ्लक्स अंदर जा रहा है, उल्टा कर दो फ्लक्स बाहर आ रहा है, फ्लक्स कैन बी रिवर्स्ड। अच्छा, फ्लक्स इज रिवर्स्ड। तो पहले क्या था, 20 मिलीवेबर ऐसे जा रहा था, अब क्या है, वही 20 मिलीवेबर रिवर्स हो गया। क्या बता सकते हो व्हाट इज डेल्टा फाई? चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? सोचो कि ऐसे 20 मिलीवेबर फ्लक्स जा रहा था, थोड़ी देर में देखिए कि ऐसे 20 मिलीवेबर जा रहा है। ये हाल से ये हाल लाने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर इधर से हम 40 मिलीवेबर फ्लक्स डाल देंगे तो 20 को कैंसिल करेगा, बचेगा 20। मतलब इसमें हमने 40 मिलीवेबर फ्लक्स डाल दिया, वो भी इस डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? तो 20 कैंसिल हो गया, बच गया 20। मतलब क्या चेंज इन फ्लक्स हुआ, 40 मिलीवेबर, है ना, क्योंकि हम 40 मिलीवेबर डाले, ये तो पहले से था। चेंज करने के लिए हमने 40 मिलीवेबर फ्लक्स डाल दिया। और दूसरे तरीके से भी सोचो, कोई बॉल अगर v वेलोसिटी में इधर जा रहा था, टकरा के v वेलोसिटी में वापस आया, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, 2v। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 5 फ्लक्स जा रहा था, 5 वापस आने लगा। तो अब चेंज इन फ्लक्स इज आप कहोगे 2 × 20 मिलीवेबर which is 40 × 10⁻³ सर वो मिलीवेबर तो अच्छा था, ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि हमें मालूम है कि जो फैराडेस लॉ है उसमें E = d∅dt होता है when the constant is 1 and the constant is 1 only when the system is m case। तो m case में लाने के लिए हम ऐसे कर दिए। डेल्टा t कितना समय में ये सब हो गया, दिया 60 मिलीसेकेंड्स। तो फिर EMF क्या हो जाएगा, इट इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इट इज कमिंग आउट टू बी 40 × 10⁻³ 60 × 10⁻³ is 2/3 वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, इवन नीट एग्जाम में आता है, सब में आता है। दिस क्वेश्चन इज वेल वर्सेटाइल, हर एक एंट्रेंस में आता है। बस आपको समझ में आना चाहिए फ्लक्स रिवर्स हो रहा है मतलब डबल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए वायर of resistance R was bent to form of a ring of radius R. The axial magnetic field B in it was suddenly reversed. Find the amount of charge crossing any section of ring। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, फिर हम करते हैं। कोई वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको बेंड करके हमने रिंग बना दिया, रिंग का रेडियस बन गया स्मॉल r। उसमें एक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग कितना था B।
और वो फील्ड को सडनली हमने रिवर्स कर दिया, बी ऐसे था तो सडनली उल्टा कर दिया, सो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स, देयर विल बी ईएमएफ, देयर विल बी करंट, ड्यू टू करंट देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज. What amount of charge is crossing any section of ring? Any section of ring. चलिए, ये हमारे पास कोई एक रिंग है जिसका रेडियस r है. ये यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड था. दूसरे केस में सब कुछ वही था, लेकिन हुआ यूं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया. सब कुछ वही था. क्या आप में से कोई पहलवान मुझे बताएगा व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स? पहले कुछ फ्लक्स जाता था, कितना? b इंटू एरिया. अब वो आ रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? 2b पाई r स्क्वायर. क्या सबको डायरेक्टली समझ में आया? यस सर. अब इसमें ईएमएफ होगा, लेकिन उसके लिए चाहिए कि रिवर्स करने के लिए कितना समय लिया. अगर धीरे धीरे उल्टा करेंगे, मैग्नेट को ऐसे पकड़े थे, धीरे धीरे चेंज किए तो इट टेक्स मोर टाइम. सेम डेल्टा फाई होगा. अब धीरे से बदलो या जल्दी बदलो, डेल्टा फाई विल बी सेम, बट dt ज्यादा होगा कम होगा, डिपेंड करता है कितना जल्दी चेंज किया गया. और कम समय में उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए तो ज्यादा ईएमएफ होगा, धीरे धीरे करेंगे तो कम ईएमएफ होगा. लेकिन यहाँ पर लिखा है सडनली रिमूव, सडनली रिवर्स, मतलब कितना समय लिया स्पेसिफिकली नहीं बताया है. क्या करें? लेट टाइम ऑफ रिवर्सल इक्वल टू डेल्टा टी. मालूम नहीं है, क्या करें? तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. डेल्टा फाई हम देख चुके हैं, 2 पाई बी आर स्क्वायर बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी का वैल्यू मालूम नहीं तो क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे. दिस इज द ईएमएफ. अब ये लूप में कुछ ईएमएफ हुआ. करंट नेटवर्क पढ़ते वक्त हम लोग देखे थे लूप करंट इज इक्वल टू लूप ईएमएफ बाई लूप रेजिस्टेंस. तो इसमें कुछ करंट बनेगा सर्किट में जिसको हम लूप करंट कहेंगे, दैट इज लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस. क्या याद है? हम लोग चीजें पढ़े थे. लूप ईएमएफ था 2 पाई बी आर स्क्वायर बाय डेल्टा टी. लूप रेजिस्टेंस, इसमें एक बार घूम के आओ, क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है? वो तो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसको बेंड करके हमने रिंग बनाया, मतलब रेजिस्टेंस आर है. तो ये हो गया करंट. लेकिन सर समझ में तो आ रहा है, ये डेल्टा टी फंस रहा है, मुझे मालूम नहीं, डाल दिए. ठीक है, सवाल करो, सोचो. पूछा है कि जब इसमें करंट होगा तो करंट के चलते चार्जेस मूव करेंगे. कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा किसी एक सेक्शन में? चार्ज कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक करंट फ्लो कर रहा है. करंट कब तक फ्लो करेगा? जब तक ईएमएफ है. ईएमएफ कब तक होता है? थर्ड पार्ट ऑफ फैराडेस लॉ, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है. फ्लक्स चेंज कितना समय के लिए हुआ? डेल्टा टी सेकेंड के लिए हुआ. सो दिस करंट विल फ्लो इन द सर्किट फॉर डेल्टा टी सेकेंड्स. समझ में आया क्या? दिस करंट flows in circuit for delta t seconds. So Q, charge transfer कितना हो जाएगा? It is loop current into delta t. loop current तो अभी देखे थे, ये पूरा क्वांटिटी है ना, 2 पाई बी आर स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी. 2 पाई बी आर स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी. अब ये जो अननोन था गया काम से, मिल गया 2 पाई बी आर स्क्वायर बाई आर. दिस इज द चार्ज ट्रांसफर. तो आप धीरे से मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करोगे या जल्दी से करोगे, अकॉर्डिंगली ईएमएफ ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा. लेकिन देखो तो चार्ज ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑफ रिवर्सल. धीरे से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स करो, जितना चार्ज ट्रांसफर होगा, जल्दी से रिवर्स करो, उतना ही चार्ज ट्रांसफर होगा. क्या बात समझ में आया? यस सर. तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम लोग ये चीज देखें. लेकिन इसमें घोटाला है. क्या घोटाला बताओ? जब हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कर रहे थे, वो कंडक्टर के अंदर का फ्री चार्ज का वेलोसिटी को देख के ईएमएफ का पोलैरिटी पता कर लेते थे.
ईएमएफ का पोलैरिटी पता कर लेते थे तो वहां से हमको करंट का डायरेक्शन मिल जाता था। लेकिन अब इस केस में कुछ ईएमएफ तो होगा, करंट तो होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर पोलैरिटी जानने में दिक्कत हो रहा है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड केस में हम कंडक्टर को मूव करते थे, उसके अंदर की फ्री चार्ज को देखते थे और देखते थे कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किधर को जाएगा, उस हिसाब से पोलैरिटी सेट कर देते थे, वहां से करंट का डायरेक्शन पता चल जाता था। लेकिन अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? अब हमारा बड़बोला चीज यहाँ पे खत्म हो गया। हम फाड़े के साथ कंपटीशन लगाए थे। चलिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड के केस में तो थोड़ा बहुत हम उनकी बातों को जस्टिफाई कर दिए थे। अब हमारे पास कोई बात नहीं है बताने के लिए कि ईएमएफ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या होगा। इसको सहारा लेने के लिए वी हैव अनदर लॉ कॉल्ड लेंजेस लॉ। ये लेंजेस लॉ क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, लेंज लॉ। बहुत ही पावरफुल लॉ है। अगर ये लॉ नहीं होता था, तुम नहीं होते, हम नहीं होते, ऐसा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज ही नहीं कर पाते। बैटरी वगैरह चलता ठीक है, ये एसी बनाना ये बड़ा मुश्किल की बात था। पहला चीज याद रखना, दिस लॉ जो अक्सर आता है, सबसे ज्यादा बार आता है, दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन को पूछते हैं। वो आपको दे देंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, लेंजेस लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एम्पियर्स लॉ। तो देखोगे पहला तीन लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, लेंस लॉ हो, दे आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चौथा अलग हो गया इनसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर याद तो रख लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हो गया। लॉ अभी तक मालूम नहीं है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। अक्सर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, सीबीएसई वालों को कोई एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा और कहा जाएगा वेरीफाई लेंजेस लॉ, मतलब वेरीफाई करो कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। खैर हम जाएंगे उसमें, लेकिन उससे पहले लॉ क्या कहता है। बढ़िया इंटरेस्टिंग लॉ है जिसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, नो इक्वेशन, ओनली ए लॉ। क्या कहता है? इफ EMF induced in a conductor is capable of driving a current, capable of driving a current, then the induced current, जो करंट बना उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ पे चले बना, तो इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज और सर्कुलेट्स इन सच ए वे दैट इट opposes all the causes responsible for इंडक्शन। जिस कारण से इंडक्शन हुआ है वो सारे को अपोज करेगा। अगर किसी कंडक्टर में इंड्यूस हुआ ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मे बी स्टैटिकली मे बी डायनेमिकली, कैसे भी, अगर जो ईएमएफ हुआ है वो ईएमएफ करंट सर्कुलेट कर पाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे। अगर ये जो बार था इसमें, सॉरी ये बार, मान लो कि यहाँ पर ये खुला होता तो ईएमएफ तो होगा, करंट नहीं होगा। लेकिन ये थ्रू ए रेजिस्टेंस बंद है, जब ये चल रहा है तो ये सर्कुलेट कर पा रहा है करंट। वैसे अगर जो ईएमएफ है वो करंट सर्कुलेट कर सकता है तो वो करंट को ऐसे सर्कुलेट करेगा कि जिस कारण से वो ईएमएफ बना है सारे को रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा।
द क्रिएशन अपोजेस द क्रिएटर, है ना। ये दुनिया का रिवाज है। तुम लोग अपने माँ बाप से लड़ाई करते हो कि नहीं करते हो? दे आर द क्रिएटर्स एंड यू आर द क्रिएशन, यू ऑलवेज अपोज, है ना, लाइक दैट। तो ये हरदम अपोज करेगा। ये जो अपोज करेगा उससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेट लेंजेस लॉ एंड गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो समझते हैं थोड़ा थ्रू एन एग्जाम्पल, हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोजिंग हमारे पास कोई एक मैग्नेट ऐसा है और इस मैग्नेट से फ्लक्स ऐसे निकल के जा रहे हैं। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ऐसे जा रहे हैं। और सपोज ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को किसी एक रिंग के पास रखा गया है। दिस इज क्लोज टू ए रिंग। शुरू में ये जो मैग्नेट था, ये क्या था? ये रेस्ट में था, तो कुछ फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा था। अगर मैं ये फ्लक्स मैग्नेट को धीरे धीरे इसके पास लेने की कोशिश करूंगा, आप देखोगे वो रिंग के अंदर से ज्यादा फ्लक्स जाने लगा है ना। When I am moving it, gradually the flux passing through the ring is increasing. There is a change in flux. Because of the change in flux, there will be some EMF depending upon the rate of change in loop flux. तो इसमें कुछ करंट होगा। वो करंट किस डायरेक्शन में होगा? वो करंट उस डायरेक्शन में होगा ताकि ये सारे कॉजेस को अपोज करे। The induced current will oppose all the causes responsible. All the causes मतलब सर, मतलब हुआ ये कि जैसे मैं ये मैग्नेट को इसके नजदीक लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि the flux passing through the ring is increasing. करंट ऐसा फ्लो करेगा कि it will oppose the increase of flux. फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। कैसे घटाएगा? वो उल्टा फ्लक्स बनाएगा। और क्या, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये इसके पास जा रहा है, तो ये मैग्नेट को भी रोकने की कोशिश करेगा। कैसे रोकेगा? कि यहाँ पर वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि उसके चलते एक नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, अपोज करेगा। समझ में आ रहा है? इट विल अपोज द वेरी कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन। When this magnet is taken close towards the ring, let us see from the viewed from north pole. Viewed from north pole. नॉर्थ पोल से देखेंगे तो क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये रिंग, और ये रिंग में फ्लक्स कुछ अंदर की तरफ जा रहा है। When you move this magnet close towards this, इधर को लेने की कोशिश करेंगे तो क्या कहोगे? फ्लक्स बढ़ेगा। कौन सा फ्लक्स? इनवर्ट फ्लक्स क्या आउटवर्ड फ्लक्स? इनवर्ट फ्लक्स। इनवर्ट फ्लक्स बढ़ेगा। इनवर्ट फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा। वो करंट कोशिश करेगा कि इसको अपोज करे। किसको? इंक्रीज ऑफ इनवर्ट फ्लक्स को अपोज करेगा बाय क्रिएटिंग ए आउटवर्ड फ्लक्स। मतलब करंट कैसे सर्कुलेट करेगा? कैसे सर्कुलेट करेगा मालूम नहीं है। जो करंट होगा वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि लेंजेस लॉ कहता है इट अपोजेस ऑल द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल। तो आप देखोगे ये जो करंट है अगर ऐसा सर्कुलेट करेगा तो इसके चलते जो फ्लक्स होगा वो तो इनवर्ट होगा, मतलब इंक्रीज ऑफ इनवर्ट फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको अपोज करना है। द करंट हैज टू बी लाइक दिस। समझ में आया क्या? Yes, sir. Is if the magnet advances towards ring, then as seen from North Pole, the inward flux in ring gradually increases and induces EMF. The current
current induced thereby opposes bit number 1, the increase in inward flux or advance of increase in inward flux by developing outward flux opposes advance of north pole by developing a north pole। ये नॉर्थ पोल बना के इसको पुश करने की कोशिश करेगा। विजुअलाइज द केस, ये हमारा रिंग है, हमने मैग्नेट को धीरे धीरे उसके पास लेने की कोशिश किया। जब पास लेने की कोशिश किया तो ये अपोज करेगा इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स को, इसीलिए कुछ ऐसा करंट बनाएगा क्योंकि ये करंट आउटवर्ड फ्लक्स बना रहा है। और आप पहले भी जानते हो कोई एक करंट के रिंग क्लोज लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बिहेव करता है। जो फेस क्लॉकवाइज करंट लेता है उस फेस साउथ पोल जैसे बिहेव करता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नॉर्थ पोल बनता है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट लेना है। तो अपोज करने के लिए दोनों ही कॉज को कैसा यहाँ पर बनना है करंट, द करंट हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे, टू सैटिस्फाई above two conditions, the current in loop as seen from north pole will be anti-clockwise। कैसा होगा, एंटी-क्लॉकवाइज। तो कैसा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना पड़ता है। अगर पूछे तो टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ए मैग्नेट एडवांसिंग टुवर्ड्स ए रिंग वेरीफाई और एक्सप्लेन लेंजेस लॉ, ऐसे करके कहेगा तो रेयरली आता है, खाली लेंजेस लॉ पूछते हैं। लेकिन ये डिस्कशन से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आया। ध्यान रहे, मैं करंट इन द लूप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल रहा हूं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट इन द लूप एज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल। कोई एक वायर है, ये एक लूप है, मेरे तरफ से अगर लूप में क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो किधर से देख रहे हैं उसके हिसाब से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज बनता है। कोई एक वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई नीचे से दिखेगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से दिखेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो जब भी हम कोई लूप का करंट का डायरेक्शन बताएंगे, हम बताएंगे कौन से साइड से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं कि पीछे से देख रहे हैं। इसलिए मैं मेंशन किया एज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल। यहां से अगर देखोगे लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको नॉर्थ पोल बनाना है, इधर साउथ पोल बनाना है, इसको वापस ढकेलने की कोशिश करना है। क्या बात समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन जाने जाएंगे तो डिस्कशन का कौन सा हिस्सा को ध्यान से याद रखना है आपको पता चल जाएगा। लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा हुआ गिव द स्टेटमेंट ऑफ लेंजेस लॉ। तीसरा रेयर चांस है टू गिव दिस एग्जांपल। लेकिन इस एग्जांपल से कंक्लूजन निकल रहा है वो हमें याद रखना है, वो ये है कि जब भी नॉर्थ पोल एडवांस करेगा, व्हेन द नॉर्थ पोल इज एडवांसिंग टुवर्ड्स द रिंग, द करंट इन द रिंग इज एंटी क्लॉकवाइज। ना याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ पोल रिंग की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ पोल से क्या दिखेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल का पास जाना लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट करता है। अगर नॉर्थ पोल को दूर लेंगे तो सारी चीज उल्टा हो जाएंगे, इनवर्ड फ्लक्स घटेगा, करंट कोशिश करेगा कि इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है उसको अपोज करे। कैसे अपोज करेगा, बाय क्रिएटिंग इनवर्ड फ्लक्स, मतलब करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज, करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज।
और मैग्नेट दूर भाग रहा है, इसलिए सारा करंट हो रहा है। मैग्नेट को खींचने की कोशिश करेगा तो जहां पर वो नॉर्थ पोल बनाता था वहां पर वो साउथ पोल बनाएगा और उसको वापस खींचेगा। आर यू गेटिंग? तो ध्यान रहे कि व्हेन द नॉर्थ पोल अप्रोचेस, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे दोनों बोर्ड का। क्या है? नान। नान सबको याद रहता है। ये क्या है नान? थोड़ा लिख देता हूं। नॉर्थ पोल approaching the ring induces anti-clockwise current. एंटी-क्लॉकवाइज करंट, ये याद रखना है। ये स्टेटमेंट को याद रखना है। इसके ऊपर 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं सारा एंट्रेंसेस में, बोर्ड में। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया तो बताओ। द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए रिंग, व्हाट विल बी द करंट इन द रिंग एज सीन फ्रॉम द साउथ पोल? Clockwise. Very good. The south pole of a magnet is moving away from a ring. What is the current in the ring as seen from the south pole? Anti-clockwise. North pole is moving away from a ring. क्या होगा? What is the current in the ring? Clockwise. बस ये 4 स्टेटमेंट के ऊपर 1 मार्क वाला क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बातें समझ में आ? नाम याद रखो तो बाकी चारों बन जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपको कुछ केसेस देता हूं, उसमें आप बताना व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर समझ में आया तो। एग्जांपल लेते हैं। वो आपको सीधे सीधे पूछेंगे खाली व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप, ऐसे करके पूछेंगे। पहला एग्जांपल हुआ कि यहां पर कोई एक करंट है, ऐसा कोई एक वायर में। क्या करंट है? इट इज I इज इक्वल टू अल्फा टी, मतलब समय के साथ करंट बढ़ रहा है। हियर इज ए रिंग। अब जब करंट बढ़ेगा तो इसके चलते जो फ्लक्स बन रहा होगा वो इसके अंदर से जा रहा होगा। करंट अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा, करंट होगा तो करंट कैसे होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप? Anti-clockwise. देखो सोचो, अब ये जो करंट है भैया, उसके चलते जो फील्ड बनेगा ऐसे बनेगा, मतलब फ्लक्स इज इनवर्ड। तो आप कहोगे इनवर्ड फ्लक्स ईएमएफ का कॉज क्या हो गया? कॉज क्या हुआ? इंडक्शन क्यों होगा ईएमएफ इसमें? कॉज हुआ इंक्रीज ऑफ इनवर्ड फ्लक्स। समझ में? कॉज ऑफ इंडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज ऑफ इनवर्ड फ्लक्स, क्योंकि ये करंट के कंडक्टर के चलते यहाँ पर हर जगह फ्लक्स अंदर घुस रहा है, और जो फ्लक्स है वो बी इंटू एरिया होता है। बी आई के ऊपर डिपेंड करता है। आई, अब बी इक्वल टू म्यू आई बाई 2 पाई आर, फॉर्मूला आप जानते हो। आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ हुआ। तो कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ हुआ इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है, इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं। अपोज करेगा, अपोजिशन कैसे होगा? क्या करेगा? करंट, इंड्यूस करंट कैसे अपोज करेगा? बाय क्रिएटिंग इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स बढ़े जा रहा है, उसको रोकना है, अपोज करना है। अपोजिशन हुआ डेवलपिंग क्या? इनवर्ड फ्लक्स क्या आउटवर्ड फ्लक्स? Outward flux, developing outward flux। कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन मिला डायरेक्शन ऑफ करंट का। करंट इज, सोचो यहाँ पे जो करंट होगा वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। करंट कैसे होना चाहिए लूप में? अगर करंट ऐसा ऐसा होगा तो यहाँ पर तो इनवर्ड फ्लक्स बना रहा है, करंट को उल्टा होना है। करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें जो करंट होगा वो ऐसे होगा। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. देख,
ऐसा कोई भी केस में आप लोगों को बता देना चाहिए। अगर आप ढंग से समझ जाओगे तो कर लोगे। कॉज, अपोजिशन एंड कंक्लूजन। चलिए मैं अभी केस बदलता हूं। नाउ आई विल चेंज द केस एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द डायरेक्शन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। Here is a straight wire carrying current like this. Here is a ring and you are pulling the ring in this direction. रिंग को कोई ढकेल के इधर ले रहा है, रिंग को कोई ढकेल के इधर को ले रहा है, तो क्या चेंज इन फ्लक्स होगा? ऑब्वियस है। इस करंट कैरिंग वायर के लिए यहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रहा है, तो B इंटू एरिया इज द फ्लक्स। फ्लक्स बदल रहा है। कैसा फ्लक्स बदल रहा है? पहले सोचे कि ये जो वायर है इसके चलते यहाँ पर फ्लक्स कैसे था? करंट तो नीचे की तरफ था, इधर से घुस रहा था, इधर से निकल रहा था, आउटवर्ड फ्लक्स था। जब आप इसको खींच के इधर लाने की कोशिश करोगे फ्लक्स बदलेगा। हाँ वो तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा ढंग से बोलो। इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा, इनवर्ड फ्लक्स घटेगा, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा, आउटवर्ड फ्लक्स घटेगा। क्या होगा? कॉज क्या हो गया इंडक्शन का? यहाँ पर व्हाट इज द कॉज? इंक्रीज इन, कौन सा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? आउटवर्ड फ्लक्स। यस, आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो कैसे अपोज करेगा? कैसे अपोज करेगा? कैसे अपोज करेंगे? आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करना है, तो आप आउटवर्ड फ्लक्स बनाओगे कि इनवर्ड फ्लक्स बनाओगे? इनवर्ड फ्लक्स। ये अपोजिशन हुआ, प्रोड्यूसिंग इनवर्ड फ्लक्स। तो फिर कंक्लूजन क्या मिला? ये जो करंट होगा वो इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। तो कंक्लूजन बताओ भैया, कैसा करंट होगा? यहाँ पे जो करंट होगा वो इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। यस, करंट इज क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। और केस बदल देता हूं। तो यहाँ पे करंट कैसे हो गया? क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूमेगा। सपोजिंग यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या करता हूं, कोई एक स्क्वायर लूप को इसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा। नाउ आई टेक ए रिंग एंड आई मूव द रिंग इनटू दिस फील्ड। इस रिंग को खींच के इसके अंदर लेने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो, मैं इस रिंग को इसके अंदर भी घुसाने की कोशिश कर रहा हूं, खींच के ले रहा हूं। आई पुल द रिंग इनटू दिस फील्ड विद सम वेलोसिटी। जब मैं खींच रहा हूं रिंग के साथ फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं? उल्टा कर देते हैं, लेट अस डू इट अदरवाइज। मैं रिंग को खींच के फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं। अब ये रिंग यहां था, इसको मैं खींच के बाहर निकाला। जब मैं रिंग को खींच के बाहर निकाल रहा हूं तो रिंग के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल रहा है, तो करंट होगा। कैसा करंट होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? लिखे पहले, देखिए सोचे, कॉज क्या हुआ? फ्लक्स बदल रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, बदल रहा है। बताओ इनवर्ड फ्लक्स बदल रहा है कि आउटवर्ड फ्लक्स? इनवर्ड फ्लक्स बदल रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो हम कहेंगे इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। तो कैसे अपोज करेगा ये? आउटवर्ड फ्लक्स। प्रोड्यूसेस आउटवर्ड फ्लक्स। अरे इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। कैसा फ्लक्स बनाएगा? इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, जो घट रहा है उसको अपोज करेगा, तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स। तो
तो लूप में जो करंट होगा वो इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। ठीक है भैया, तो बताओ ये करंट कैसे होगा? ऐसा करंट होगा कि इनवर्ड फ्लक्स बनेगा। तो करंट कैसे होगा? सोचो, करंट ऐसे ऐसे जाएगा तो फ्लक्स अंदर की तरफ बनाएगा। करंट इज क्लॉकवाइज। क्या बातें समझ में आ रहा है? कितने लोगों को पूरा समझ में आया? झटक से हाथ उठाना, एक दूसरे को देख के मत उठाना। हाँ, सबको समझ में आया, बढ़िया है। जो आधा हाथ उठाया था वही आंसर बताएगा। नाउ क्वेश्चन गोज टू सेकंड बेंच गर्ल्स। हियर इज ए ring and here is a magnetic field outward. कितना है? It is B0 by 1 plus T। मतलब समय बढ़ेगा तो B का वैल्यू एट एन टाइम T is B0 by 1 plus T। बताना आपको यह है कि इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड करंट। एक एक करके स्टेप बताइए। पहले बताइए कि क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, कॉज क्या है, इसमें ईएमएफ होगा क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है। अच्छा, फ्लक्स बदल रहा है मतलब चलो थोड़ा ढंग से बोलो। कॉज हुआ ये जो फ्लक्स आउटवर्ड था, क्योंकि बी ऐसे दिया है, आउटवर्ड फ्लक्स था, समय बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। समय के साथ साथ इसको अपोज करना है। अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा ज्योतिर्मयी? आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? अरे यार, जो हो रहा है उसका उल्टा करने की कोशिश करेगा। आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, उसको अपोज करने के लिए कैसा फ्लक्स बनाएगा? ये लड़की बोलती क्यों नहीं? आउटवर्ड फ्लक्स इंक्रीज। हाँ, अपोज करेगा इंक्रीजिंग आउटवर्ड फ्लक्स और डेवलपिंग और प्रोड्यूसिंग आउटवर्ड फ्लक्स, है ना? तो फिर कंक्लूजन क्या मिला? करंट कैसे होगा? करंट अभी आउटवर्ड फ्लक्स बनाने वाला है, तो करंट इज यस एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी केस में आप ऐसे डायरेक्शंस बता सकते हो, है ना? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक रिंग है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। ये रिंग यहाँ पर फिक्स्ड है, आपने किसी एक मैग्नेट को इसके अंदर से डाला, यू अलाउ द मैग्नेट टू फॉल थ्रू दिस। तो जैसे ये मैग्नेट इसके अंदर से गिरेगा तो आप देखोगे ये मैग्नेट इसके अंदर से गिरेगा ऐसे, कुछ समय के बाद ये जो मैग्नेट है वो इसको क्रॉस करते हुए नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन वी वांट टू ऑब्जर्व व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रिंग। द मैग्नेट, क्वेश्चन है, द मैग्नेट falls along the axis. What is direction of induced current? In ring as seen from
नॉर्थ पोल, बिट नंबर 1 में नॉर्थ पोल, बिट नंबर 2 में फ्रॉम दी टॉप, ऊपर से अगर देखेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल से देखेंगे तो कभी ऊपर से कभी नीचे से देखेंगे। हाँ, नॉर्थ पोल पास आया तो क्या दिखेगा करंट, आपको नाम याद है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब ये साउथ पोल दूर जा रहा है अगेन एंटी क्लॉक, तो यहां से देखेंगे भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मींस कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? आंसर हुआ बिट नंबर 1 का कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो, यहां से अगर देखेंगे तो शुरू में तो एंटी क्लॉकवाइज, जब नीचे से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ऊपर से क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आया? तो हम कहेंगे फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक कॉपर का ट्यूब है, जिसे ट्यूब ऑफ कॉपर, पाइप ऑफ कॉपर, कॉपर का बनाया हुआ पाइप है। कितना हाइट है इसका? हाइट इज h। ये कॉपर पाइप है जिसका हाइट है h, कॉपर पाइप। एक मैग्नेट को हम इसके अंदर डाल दिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, घुसेगा यहां से, निकलेगा यहां से, it will come out at the other end. If the magnet is dropped through copper pipe, copper tube, the time taken to cross the tube is choice दिया है, रूट ओवर ऑफ 2h/g। आप फॉर्मूला जानते हो, ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 2h/g, लेस देन रूट ओवर ऑफ 2h/g। अगर खुले में डाल देते तो टाइम लगता है रूट ओवर ऑफ 2h/g। अब इसके अंदर से आएगा, अगर हवा में डाल देते टाइम लगता है रूट ओवर ऑफ 2h/g। अभी अगर इसके अंदर से डालेंगे तो टाइम उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा, उससे कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि दिस ट्यूब कैन बी कंसीडर्ड एज ए नंबर ऑफ रिंग्स। हर एक रिंग में करंट होगा और वो करंट इसको अपोज करेगा, मतलब नॉर्थ पोल बना के रोकने की कोशिश करेगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा, नीचे आने के लिए ज्यादा समय लगेगा। आंसर होगा बी। क्या बात समझ में आया? लेकिन ये बात अभी तक समझ में ये नहीं आया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां से आया इसमें। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक रेल है और ये एक रेजिस्टेंस R है, चलो मानते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वही पुराना क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ये डिस्टेंस L है और ये v वेलोसिटी में मूव कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? Where AB was moved along rails as shown, rails with
constant velocity with constant velocity v। ये जो हमारा वायर है ए बी, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाया गया। बिट नंबर 1, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। आप बोलोगे सर कहाँ पर पूछा तो नहीं है? हाँ, कहाँ पर पूछा नहीं है, लेकिन जो मूव कर रहा है उसमें होगा, इसमें ईएमएफ होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन? यू से ईएमएफ इज ई एल वी, हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस निमित क्या में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? पहले तो किए थे सर, ठीक है किए थे, तब वो डायनामिकल इंड्यूस्ड था और हम लोग फारेडेस लॉ यूज करके कर लिए थे, फोर्स का कंसेप्ट यूज करके कर लिए थे। अब सोचते हैं, अब ये जो ईएमएफ है आप कह रहे हो कि इसमें हो रहा है, बात सही है, बट व्हाट इज द लूप ईएमएफ? अगर एक बार घूम के आओगे तो ये सारे हिस्से तो मूव नहीं कर रहे, तो ऐसे जाओगे तो यहीं पर ही ईएमएफ गेन करोगे, और इसमें जो ईएमएफ है वही लूप ईएमएफ है। चलो ठीक है, बट लूप ईएमएफ निकालने का दूसरा तरीका भी है। क्या दूसरा तरीका? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, लूप फ्लक्स। अब देखो ये जो हम लूप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो लूप हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, इसके अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहा था, और जैसे जैसे मैं ये वायर को आगे लिया ये लूप का एरिया बढ़ने लगा तो ज्यादा फ्लक्स जाने लगा। देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप। क्या बात हजम हो रहा है? यस सर। फ्लक्स बदल रहा है इस लूप के साथ, तो इस लूप में ईएमएफ होगा। फ्लक्स बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? अगर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे भी तो सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हम लोग पहले कर लिए थे, दूसरे तरीके से अगर निकाल लेंगे तो जब ये ऑलरेडी x डिस्टेंस जा चुका है, व्हाट इज द लूप फ्लक्स? लूप फ्लक्स इज एरिया इनटू बी। एरिया कितना है? x, और ये लेंथ कितना है? l, सो इट इज BLX। तो लूप ईएमएफ क्या हो जाएगा? इट इज रेट ऑफ चेंज इन लूप फ्लक्स, जिसमें b और l तो कांस्टेंट है, और dx/dt आपको मालूम है क्या है? dx/dt सेम एज v। यू आर गेटिंग द सेम थिंग। Either you calculate the EMF induced by induction or dynamical induction, or you see the rate of change in flux passing through the loop, you get the same expression of EMF, loop EMF. Now, what is the direction of current? Bit number 2. Find direction of current in the loop. लूप में करंट का डायरेक्शन पता करना है। हम जानते हैं कि लेंज़ेस लॉ कहता है कि द इंड्यूस्ड करंट विल अपोज ऑल द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट्स इंडक्शन। ईएमएफ क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है। अच्छा, फ्लक्स बदल रहा है, कैसा बदल रहा है? फ्लक्स इनवर्ड था, एरिया ज्यादा हो रहा है, मतलब इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू प्रोड्यूस आउटवर्ड फ्लक्स, है ना? अब इंड्यूस्ड करंट आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। सोचो कैसा करंट जाएगा कि आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा? अगर करंट ऐसा गया तो फ्लक्स आउटवर्ड बनेगा। दैट मींस करंट हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। प्रीवियस केस में भी हम लोग किए थे, B2A होगा बोल रहे थे, B2A होगा तो ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। और इंडक्शन क्यों हो रहा है? इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो समझ गए। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वायर मूव कर रहा है। Induced current will circulate in such a way it will oppose the movement of this। ये मूव कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब इसमें करंट कुछ ऐसा सर्कुलेट करेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब सोचो B ऐसा है, कैसा करंट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगा। करंट ऊपर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इधर को, दैट मींस द करंट हैज टू बी अपवर्ड। यहाँ पर ऐसे हुआ तो फिर ऐसे घूम के आएगा, पता चल गया एंटी क्लॉकवाइज होगा। इधर वे यू कैन सी। तो क्या कहेंगे? एज, किसी एक एग्जांपल को ले लेंगे। एज लूप एरिया इंक्रीजेस
flux increases, induced current produce इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? इट प्रोड्यूस आउटवर्ड फ्लक्स, सो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। बीट नंबर 3, क्या समझ में आया? Yes, sir. अब हम देखें कि जैसे हम इसको मूव करवाए कांस्टेंट वेलोसिटी में, पूछा है कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन with constant velocity? कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाने के लिए क्या फोर्स चाहिए? आप कहोगे सर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाना मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, फोर्स क्या चाहिए? जीरो। अरे नहीं, एक्सीलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब इसमें करंट सर्कुलेट होने के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। आपका फोर्स अगर ये फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट हो गया, नेट फोर्स जीरो होगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे? टू मूव इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना है? मैग्नेटिक फोर्स है, यू नो, दूसरे पेज में चलते हैं। F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? यू नो, BIL sin थीटा। हाँ, ये जानते हैं। थीटा क्या था? थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड IL। B कैसा है? B तो अंदर की तरफ है, IL ऐसा है, ओ 90 डिग्री है, मतलब थीटा तो हो गया 90 डिग्री। सो इट इज BIL। I कितना है वो मालूम नहीं है। हाँ, EMF मालूम है हमें, EMF कितना था? BLV। रेजिस्टेंस कितना था? R। तो आप कहोगे I इज इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस, डालें तो मिलेगा फोर्स रिक्वायर्ड इज B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। इतना फोर्स अगर लगाओगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन इज, इतना सारा करने के बाद वो आपको क्या पूछेंगे? वेरीफाई दैट Lenz's law is on the basis of conservation of energy. हमें वेरीफाई करना है कि Lenz's law is on the basis of conservation of energy। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। P मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल पावर गिवन टू ड्राइव AB को चलाने के लिए मैकेनिकल पावर क्या चाहिए? कुछ फोर्स लगा के कुछ वेलोसिटी में खींच रहे हैं तो मैकेनिकल पावर तो होगा। यू नो द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल पावर इज F.V, है ना। और यहाँ पर तो हमारा F और V दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा मैकेनिकल पावर हो जाएगा FV। F ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, V मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। इतना मैकेनिकल पावर चाहिए।
खींचने में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड। अब क्या है कि जो हमारा रेंज था ये ऐसा था, यहाँ पर जो वायर था, दैट वायर इज एज गुड एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ हैविंग ईएमएफ VLV। तो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर क्या डेवलप होगा? VLV का स्क्वायर, V स्क्वायर बाय R। सो इट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। कितना इंटरेस्टिंग है। जितना मैकेनिकल पावर आप खर्चा कर रहे हो उसको मूव करने में, जो एनर्जी आप खर्चा कर रहे हो उसको खींचने में, वही एनर्जी यहाँ पर क्या बन रहा है? ये एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर बन के निकल रहा है। सो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, हेंस वेरीफाइड। आप जो वर्क कर रहे हो इसको खींचने में, उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। जितना मैकेनिकल पावर आप खर्चा करो उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर हो रहा है। लेंजेस लॉ समझ में आ रहा है? थोड़ा टेढ़ा है। क्या हमारे पास अभी और 20 मिनट है? Sir. No, sir. रिकॉर्ड में रह गया गधा तुम्हारा। कल वीडियो में कोई भी देख के बोल सकता है। कल फिजिक्स का क्लास है। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जो तुम्हारा सिलेबस में मेंशन है, मोशन ऑफ ए लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वो उसके बाद कल पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ये यहाँ पर EMI ख़त्म हो जाता है। उसका अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे AC। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।